गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो पावर लिखो, इंस्टेंट। एलसीआर कंप्लीट करवा दिया था मैंने, न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे उसके कुछ एक, है ना। तो लिखो पावर इन एलसीआर सर्किट। क्या यही क्वेश्चन? अच्छा, पावर इन एलसीआर सर्किट। देखो दो टाइप की पावर होती है, आपको पता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो सबसे पहले लिखो इसमें इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, देखो बच्चों, अपन सबने पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर एलसीआर सर्किट है तो फाइव प्लस या माइनस हो सकता है करंट में, कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस आएगा, या तो लैग करेगा या लीड करेगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दो या माइनस फाइव, एक ही बात है। ठीक है, लीड करेगा या लैग करेगा, कोई दिक्कत। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर, देखो किसी भी इंस्टेंट पर वैल्यूज यही तो, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और पावर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, डायरेक्ट ई इंटू आई कर दूं, है ना, ई इंटू आई कर दें। तो ये हो गया अपने पास ई, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, खत्म। ये किसी भी इंस्टेंट पर पावर, चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है। क्या बेटा? हाँ, टू साइन ए साइन बी वाले से नहीं, साइन ए प्लस बी वाले से। हाँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। आपकी श्रद्धा, जैसे चाहो वैसे करो। ठीक है, ये लिख लो फटाफट, फिर चलना है मेन टॉपिक एवरेज पावर पे। पूछा वही जाता है, एवरेज पावर। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर निकालेंगे हम लोग। ठीक, क्या निकाल सकते हो अभी तक जो सिखाया मैंने मेथड उससे? हाँ हाँ, वही इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कुछ अपनी फालतू मिटा दिया। इंस्टेंटेनियस पावर को जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर देते हैं, हो गया एवरेज पावर। देखो कैसे, बहुत आसान काम है। टी इंस्टेंटेनियस हमारे पास आया था बच्चों, कितना, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और इसका इंटीग्रेशन कर दो जीरो से टी तक डी टी डिवाइडेड बाय टी, टोटल टाइम पीरियड। सेम इधर भी करना पड़ेगा, जीरो से टी डी टी और डिवाइडेड बाय टी, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको तो मैंने बोल दिया पी एवरेज, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने कॉमन ले लिया, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय टी। और अब मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। यही बचा, साइन ओमेगा टी को अंदर भेज दें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी प्लस, देखो मैंने सेपरेट भी कर दिया प्लस में, जीरो से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी, कोई दिक्कत, इजी स्टेप।
अब देखो ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, कॉस फाई कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से टी के रेस्पेक्ट में किया था तब क्या आया था, अलग से निकाल लो फटाफट। अब इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे। लिमिट भी तो रखो 0 से टी। उसमें भी जब लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीपल, 2 का जितना भी मल्टीपल होता है 0 हो जाता है, एन पाई, याद है। उसमें टी क्या रखा नहीं आपने, लिमिट रख रहे हैं तो आपने इधर ही क्यों रखा, उधर क्यों नहीं रखा, लिमिट तो रखो ना। साइन ओमेगा टी कैसे बता रहे हो, 2 पाई/टी और वहां पर कैपिटल टी रखो, चेक करो वो 0 होगा। लिमिट नहीं रख रहे आप लोग, लिमिट रखो उसमें, मैं कर ही देता हूँ, गलती हो मुझे लगा आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है। तो बच्चों ये बताओ साइन ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कुछ और लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2 और इसका डी टी 0 से, प्लस इस वाले में से आ गया साइन फाई, और देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो 2 मैंने बाहर रखा, अंदर बच गया साइन 2 ओमेगा टी, 0 से, कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों मेरे पास ई नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाई, छोटा ब्रैकेट लगाए, इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 का इंटीग्रेशन t/2 होता, और बड़ी अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल T/2, और लोअर लिमिट 0 ही होता, छोड़ दिया मैंने, ठीक है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह मैंने रख दिया 2 पाई/टी, तो मैं यही तो कह रहा था पहले, डिवाइडेड बाय 4 पाई, 4 ओमेगा, और अब इसमें रखो 0 से, देखो 0 रखोगे तो साइन 0 0 ही होता है पता है, अपर लिमिट टी रखोगे तो भी साइन 4 पाई, दैट इज ऑल्सो 0, साइन एन पाई 0 होता है, मतलब इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस साइन 5/2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2 ओमेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, यहीं पर रख दूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई/टी इंटू टी, माइनस की जगह हो जाएगा इसमें प्लस क्योंकि यहाँ माइनस था, और कॉस 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ पर टी से टी गया, कॉस 4 पाई, कॉस 4 पाई, अरे कुछ गलती करी क्या मैंने, ये तो ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या, कोई बात, कॉस 4 पाई नहीं सही किया, कॉस 4 पाई इज 1, याद है, एन पाई मतलब 2n पाई जितना भी होता है, मतलब 360 डिग्री 720 डिग्री ये सब 1 होता है, 0 डिग्री, तो -1 + 1 कितना आ गया 0, मतलब ये वाला पूरा फैक्टर ही 0 हो गया, बोलो यस और नो, ये वाला पार्ट 0, सिर्फ मेरे पास बचा t/2, तो मेरे पास पी एवरेज क्या बचा, वैसे बच्चे जनरली याद रखते हैं इस टर्म को, इसका डायरेक्ट 0 से t तक कितना होता है 1/2 आता है, मतलब ये t को मल्टीप्लाई कर दिया उसका 0 आता है, ऐसे कुछ टर्म्स डायरेक्ट भी याद रखते हैं, तो आपकी इच्छा है।
बोर्ड में तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू कॉस फाइव इंटू टी बाई टू। टी से टी गुजर गया और देखो अब मेरे पास पी एवरेज का फॉर्मूला क्या बना, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। बोलो पहले ये बात समझ आई? हाँ अपॉन टू, ठीक है पहले बोलो ये बात समझ आई। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ अगर आप लोग ध्यान दो। पी एवरेज कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, समझने की कोशिश करना, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। सोचो, ई नॉट अपॉन रूट टू ई आर एम एस, आई नॉट अपॉन रूट टू दैट इज आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। आपकी इच्छा दोनों में से जिस फॉर्म में समझो। अब समझो कहानी क्या है। आपने जनरली पावर पढ़ा था अभी तक, वो V इंटू आई पढ़ा था, याद है? वो डीसी में पढ़ रहे थे तो वहां पर पावर डायरेक्टली आपने बोला या तो वोल्टेज बढ़ा लो या करंट बढ़ा लो, पावर बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज फेज डिफरेंस। इसलिए इस टर्म को एक नाम दिया जाता है, क्या? पावर फैक्टर। होता क्या ये? डायरेक्ट में डायरेक्ट में बोल सकता हूँ कॉस फाइव इज इक्वल टू, उस डायग्राम में क्या क्या था, इधर था आर, इधर था एक्सएल माइनस एक्सी और ये था जेड। तो बेस अपन हाइपोटेनियस ये फाइव था, तो आर बाई जेड, आर अपॉन जेड बोल दूं या फिर आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही बनाया था अपन ने। ठीक है, नोट डाउन करो। पावर फैक्टर कहते हैं इसे, मैंने उस टाइम पे भी आपको लिखवा दिया था, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। अगर बोर्ड में डेरिवेशन आती है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इंटीग्रेशन।
डन हो गया। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, चोक कॉइल। चोक कॉइल, क्यू फैक्टर, लास्ट टॉपिक होगा अपना। सबसे पहले चोक कॉइल, फिर रेजोनेंस सर्किट, फिर क्यू फैक्टर, फिर एलसी ऑसिलेटर। देखता हूँ मैं आपके है भी कि नहीं सिलेबस में। नहीं होगा तो फालतू क्यों ज्ञान लगाना, हमारे टाइम पे तो था। तो बच्चा चौक कॉइल क्या होता है? यूज इंडक्टेंस होता है, ठीक है। और देख से तुम लोग की मेमोरी कितनी काम करती है। हाँ, ट्यूबलाइट में होता है बिल्कुल, ये लगा हुआ है बीच में। करता क्या था? अच्छा एक बात बताओ, अगर ज़्यादा चाहिए होगा तब तो मैं ट्रांसफार्मर भी तो लगा सकता हूँ। क्या? ट्रांसफार्मर भी तो लगाया जा सकता है। अच्छा कम चाहिए होगा तो भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है। ट्रांसफार्मर किसने कहा तुम्हें कि जो तुमने वो बड़ा वाला साइज देखा वही ट्रांसफार्मर था? तुम्हारे फोन के चार्जर में भी होता है ट्रांसफार्मर। हाँ हाँ, उसके बिना तुम एसी से डीसी कन्वर्ट कैसे करोगे? वोल्टेज बहुत कम चाहिए होता है फोन में, 220 पे लगा दोगे फोन फूक जाएगा। हम्म। देखो आप इसको ऐसे समझो कि कर तो हम यूज ट्रांसफार्मर का भी सकते हैं वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए, लेकिन चौक कॉइल को यूज़ करने के लिए हम लोग चौक कॉइल एक्चुअली में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे वोल्टेज रिड्यूस करना है। पर एक बात बताओ, अगर वोल्टेज मुझे कम ही सप्लाई करना है, मैं रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगा लूंगा? एक्चुअली में रेजिस्टेंस से मेरा एनर्जी लॉस होगा, ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा रेजिस्टेंस से। हम कोशिश क्या करना चाहते हैं कि एनर्जी लॉस भी ना के बराबर हो, एनर्जी लॉस भी नहीं करना चाहते और पोटेंशियल रिड्यूस भी करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने यूज किया चौक कॉइल। अब चौक कॉइल होता क्या है? तो सबसे पहले इसके नाम में लिख लो एलआर सर्किट, वही है चौक कॉइल। ठीक है, एलआर सर्किट इज नोन एज चौक कॉइल, यही होता है चौक कॉइल। एलआर सर्किट चौक कॉइल की, CHOKE, चोक, चोक बोलते हैं इसे, चोक कॉइल। चौक चोक जो समझ लो यार, वो चाक मत लिख देना, वो पेंसिल वाली। चौक नहीं, चोक, चोक कॉइल। ठीक है। और देखो एलआर सर्किट, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि एलआर सर्किट में क्या रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि आप जो कॉइल बनाओगे उसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस होता है, खुद ही बन जाएगा, हम नहीं भी लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस अलग से लगाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली में जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें खुद भी तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ रेजिस्टेंस। तो देखो चौक कॉइल के बारे में मेनली ये थ्योरी टॉपिक है आपका। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ चीजें आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट नोट करो। सबसे पहले क्यों यूज किया? टू रिड्यूस द वोल्टेज बाय मिनिमम पावर लॉस। विदाउट तो नहीं बोल सकते, विदाउट तो नहीं होगा, मिनिमम पावर लॉस। बनेगा कैसे? एलआर सर्किट से। ठीक है, और एलआर सर्किट में भी देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, अगेन समझो, पावर लॉस कम से कम करना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, आइडियल है। इंडक्टर ओनली जो बताया था, कैपेसिटर ओनली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सब। हाँ,
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सब थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं अपन। अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो क्या होता, 90 डिग्री आगे पीछे जो भी था कहानी, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली या तो एल आर या सी आर बनाओगे तुम, और दोनों एल और सी दोनों लगाओगे तो एल सी आर सर्किट बनेगा। आर तो होगा ही होगा डेफिनेटली, या तो सुपर कंडक्टर बना लो। अवार्ड भी रखा हुआ, जाने कितने मिलियन का अवार्ड है, बना लिया तो अवार्ड है। वैसे होता है एक सुपर कंडक्टर, एक बार करंट फ्लो करा दिया लाइफ टाइम चलता रहेगा। सुपर कंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, कोई एलिमेंट होता है एक सुपर कंडक्टर है, मैंने बताया हुआ भी है। मरकरी, मरकरी मरकरी एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं है, एग्जैक्टली टेम्परेचर बता दूंगा, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। आप सोचो जो वायर पावर ग्रिड से आ रहा है उसके बगल में पूरा रेफ्रिजरेटर लगाकर इतना सारा लेकर आओ आपके रेफ्रिजरेटर लगाकर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। स्पेस में बिल्कुल चला सकते हो, मतलब मार्स तक करंट ट्रांसफर करने में मुझे टेंशन नहीं होगी। एक मरकरी का वायर बनाना पड़ेगा अर्थ से लेकर मार्स तक मरकरी का वायर बनाना पड़ेगा, और मरकरी का वायर बनाना मतलब तुम सोच लो क्या होगा। हाँ देखो वैसे होने को तो साइंस से कुछ भी हो सकता है। आज से 50 साल पहले कौन उम्मीद कर सकता था कि जयपुर से दिल्ली में बैठे बैठे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। फ़ोन मतलब एक टेलीफोन तो ज़रूर था, मोबाइल घूमते फिरते बात हो रही है। हाँ उम्मीद तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो बेटा मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह में जब वो मूव कर रहे हैं तो बेटा हो सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। तो नहीं, वो तो प्लेन बनाया था, एयरक्राफ्ट थोड़ी हाँ हाँ शायद हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, किया जा सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इसे लेकिन सैटेलाइट वगैरह में भी सोचो, अगर एक बात, आप हर जगह नहीं बोल सकते ना कि टेम्परेचर कम होता है, हर जगह नहीं होता। सन के सामने टेम्परेचर उनका बहुत ज़्यादा होता है, जब वो सन के सामने होते हैं उसी से सोलर पावर से चार्ज करते खुद को, सोलर प्लेट्स लगी होती है। हाँ नहीं हो तो अपने अर्थ से मूव करवाया तब, लेकिन जब एक उसमें डाल दिया, ऑर्बिट में डाल दिया, उसके बाद तो कंटिन्यूस मूव करता रहेगा ना, ऑर्बिट में ऑर्बिटल करता रहेगा। लेकिन सन के आसपास जब आएगा, जैसे मैं मून की बात करता हूँ, मून में टेम्परेचर -160 के आसपास भी पहुँचता है, और प्लस में भी रहता है बहुत, जब गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ये तो हमारे एनवायरनमेंट ने हमें बचा रखा, वरना अर्थ का भी यही हाल होता। जो प्रेजेंट CO2 है ना हमारे यहाँ पर, ये जो सन से आने वाली हीट है उसको रात भर कैप्चर करके रखता है अर्थ पे, वरना रात को अर्थ पे भयंकर वाली ठंड पड़ती है, -150 के आसपास पहुंच जाते हम लोग, और दिन भर जून की गर्मी झेलते। तो ये हमारे एयर ने, एटमॉस्फेयर ने हमें बचा रखा है, जो गैसेस प्रेजेंट है ना, लेकिन हमने वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि अब ज़्यादा गैसेस कैप्चर करके रखने लग गया तो मुश्किल पड़ गई। चलो, तो ये रहा मेरा चॉक कॉइल। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगाते, मुझे कैसे पता चला, तो मैंने तोड़ के देखा है, ठीक है। इसको तोड़ के देखा था, इसलिए पता था कि रियल में तो कोई रेजिस्टेंस लगाते ही नहीं है। फिर समझ आया कि हाँ यार रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत क्या है। AC सोर्स में पता है आपको, बिना रेजिस्टेंस के अगर आपने वायर कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट के केस में आपके MCB ट्रिप होगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल अपन ने उड़ाई थी ना, वही। हाँ हाँ तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। चलो, तो AC में हम लोग विदाउट रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कभी सोचा आपका कूलर जो होता है या फैन जो होता है, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस वायर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कॉइल 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 होती है, फिर ये कैसे चल जाता है। तो इसमें कॉइल की एक फिक्स लेंथ इतनी ज़्यादा रखी जाती है कि उसमें इतना सफिशियंट रेजिस्टेंस आ जाए, कि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इतना सफिशियंट रेजिस्टेंस आ जाए कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो इतना तो रेजिस्टेंस खुद ही जनरेट कर देता है। इसलिए आप देखो फैन घूमता है तो गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है चौक कॉइल में भी, तो ये R और ये L। लेकिन मेरा पर्पस क्या था, मिनिमम पावर लॉस। मिनिमम पावर लॉस के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो मुझे इस सिचुएशन में सेकंड पॉइंट लिखो कि R की वैल्यू हम लोग मिनिमम रखते हैं। होता तो है लेकिन बहुत कम रखते हैं, और रखते क्या, मजबूरी है, ठीक है, रखना पड़ता है। तो ये बताओ पावर फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, दैट इज R स्क्वायर प्लस XC तो है नहीं, XL का स्क्वायर, यही होगा। और R की वैल्यू टेंड्स टू बी जीरो मान लो, टेंड्स टू बी जीरो, तो इसका मतलब अगर R की वैल्यू, चलो मैं इस R को ना एक बार डिवाइड में नीचे भेज देता हूँ, तो 1/√1 प्लस XL बाय R का होल स्क्वायर बनेगा। और R की वैल्यू अगर टेंड्स टू बी जीरो हो, सोचो, तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट होगा, टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट दैट इज टेंड्स टू बी जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर cos phi लगभग क्या होता है, टेंड्स टू बी जीरो। ये बात समझ आई, cos phi लगभग क्या होता है, टेंड्स टू बी जीरो, इक्वल टू जीरो मत लिख देना, टेंड्स टू बी जीरो। दूसरी बात, अगर ये जीरो के आसपास है तो पी एवरेज क्या कहा जा सकता है, IRMS, ERMS cos phi होता है, क्या लिख दिया, cos phi, और ये भी क्या हो जाएगा, लगभग टेंड्स टू बी जीरो हो गया। मतलब मिनिमम पावर लॉस कर रहा है बिना रेजिस्टेंस लगाए, और इसने क्या किया, एक एक्सेल जनरेट करके दिया, और एक्सेल क्या करता है सर्किट में, इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा, मतलब दैट इज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में, लेकिन पावर लॉस नहीं होने देगा। एक अच्छे डिवाइस है, बट इसकी जगह हम रेजिस्टेंस यूज करते तो पावर लॉस करता हो। आगे बात समझ में, रेजिस्टेंस तो पावर लॉस करता है, लेकिन एक्सेल रेजिस्टेंस दे रहा है सर्किट में, लेकिन पावर लॉस ना के बराबर कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने चौक कॉइल यूज किया। आई होप मेरा कथन समझ में आया होगा। राइट डाउन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक, एक और पढ़ा देता हूँ मैं आज, ट्रांसफार्मर। ये सिलेबस में वैसे है नहीं, पर मैं नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक आध जगह ये यूज आएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर, हाँ वही कार वाला, ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्टिमस प्राइम, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो, हाँ अच्छा लगता था मुझे। और मार्वल सीरीज में थैनोस, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मैंने मेरे पीसी का नाम भी थैनोस रख रखा है, थैनोस पीसी। मुझे सीरियसली बहुत पसंद है थैनोस, बेस्ट। उसने कोई भी ऐसा काम किया नहीं जो खुद के लिए किया हो, तो मुझे राजा बनना है, मुझे ये करना है, जो भी किया सबके लिए किया उसने, आधी दुनिया उड़ा दी। चलो, तो ट्रांसफार्मर बच्चों देखो एक्चुअली में कैसा डिवाइस होता है, ये आयरन के पीसेज होते हैं, आपको जैसा दिखता है मैं प्रैक्टिकली वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। आयरन के ऐसे पीसेज होते हैं, बहुत सारे पीसेज रखा जाता है, एक पीस नहीं बनाया जाता, एक पीस से नहीं बनाया जाता। इसके पीछे रीज़न ये होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है, और फिर ये वाइब्रेट करते हैं। आप कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरो तो एक अजीब सी बज साउंड सुनाई देगी आपको, बज साउंड सुनाई देती है, वो इसी के वाइब्रेशन की साउंड होती है, तो बज साउंड सुनाई देती है आपको। ऐसे बहुत सारे पीसेज लगा दिए, और इसमें हाँ, अभी अभी बताता हूँ, देखो तुम खुद गैस करना, हो सकता है क्या। ये आ रहा है इनपुट, इनपुट जो पावर ग्रिड से आ रहा है, तो वहां पर क्या बना रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट, और वैसे भी ट्रांसफार्मर कैन ओनली वर्क इन अल्टरनेटिंग करंट। इसको मैं प्राइमरी कॉइल बोलूँ,
प्राइमरी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है प्राइमरी कॉइल में, और इसमें जो फ्लक्स है वो 5p बोल दिया मैंने, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स और सेम इधर हम लोग लगा देते हैं दूसरा सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल वो होते हैं जो आपके गली में खंभों पर बिजली के तार लटके होते हैं, वो यही है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। इसको मैंने बोल दिया NS और 5S। और फिर उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का घर तक करंट आता है, सब कुछ होता है, तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक तरह से मैं बोल दूँ लोड रेजिस्टेंस RL, लिखे ना भी तो चलेगा, बट ठीक है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक लोड काम कर रहा है। अब ये ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, डिपेंड किस पे करता है, इसमें कितने कॉइल बनाए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इस पे सारी कहानी डिपेंड करती है। तो मैं आपको यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसफार्मर बताना चाहता हूँ। एक होता है स्टेप अप, नाम से गेस करो क्या होगा। स्टेप अप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये V को डिक्रीज करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर वोल्टेज बढ़ा ले तब तो एनर्जी का बेनिफिट मिल सकता है मुझे, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक बच्चे ने कहा कि सर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, फिर ये कैसे हो सकता है, वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने। एक्चुअली में जैसे ही आप पोटेंशियल बढ़ाओगे ऑटोमेटिक करंट रिड्यूस हो जाता है सर्किट में, ठीक है, पोटेंशियल हम जैसे इंक्रीज करते हैं करंट रिड्यूस हो जाता है, एनर्जी का कोई फायदा नहीं होता, V/I, जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे ऑटोमेटिक करंट उस पेशों में कम हो जाएगा, एनर्जी का कोई फायदा नहीं है, लेकिन पोटेंशियल कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर फॉर्मूला और क्या बताना है आप लोगों को, ठीक है, तो मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ कॉइल्स पे। निकालना चाहो तो आप लोग निकाल भी सकते हो उससे, EMF का फॉर्मूला पढ़ा था NBA, अरे इंडक्टेंस में, बस वो लगाओ, 2 नंबर निकाल लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहो तो, वरना नोट डाउन करो, बात खत्म। यहाँ पर एक चीज वापस से लिख, क्या बेटा, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, S सेकेंडरी कॉइल, ये लग नहीं रहा है, तो बादल को नहीं लग रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। लेंथ कहाँ से आ गया, लेंथ का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अगर चाहो, फॉर्मूला में बता देता हूँ नॉलेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ EMF, ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, EMF इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय number of turns in primary coil is equal to EMF in secondary coil divided by number of turns in secondary coil. I'm not sure, शायद यही था, मे भी पॉसिबल, हाँ यही होना चाहिए, हाँ ठीक है यही है। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, कम चाहिए तो कम कर दो, और क्या, सेम तो बन रहा होगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रांसफार्मर में, वो सब तुम्हारे अभी काम बिल्कुल नहीं आएगा, अगर गलती से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो तो वहाँ सीखना बैठकर। इसमें देखा होगा ऊपर एक ऑयल की टंकी भी होती है, ऑयल डाला जाता है, आग भी लग जाती है कभी कभार ट्रांसफार्मर में, क्यों लग जाती है, तो सारी चीज़ें इसमें ही है। इसमें जो सप्लाई आता है ना, इनपुट, बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे आता है, जो बड़े ट्रांसफार्मर आप लोग देखते हो, और कन्वर्ट किया जाता है 1100 पे, ताकि वो आपके बिजली के खंभों तक 1100 वोल्ट पे है, फिर आपके घर में जब आता है तब उसको 220 में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर आपके मोबाइल में जब जाता है तो उसे 5-7 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हो आप, इतनी बार, मतलब लाखों वोल्ट से शुरुआत होती है, फिर इतना धीरे धीरे कम किया जाता है।
एक बार मेरे सामने की बात है, जब मैं पुलिस हेडक्वार्टर में काम कर रहा था, तो वहाँ पर क्या मेन पावर लाइन आई हुई थी, और किसी का एक का पंखा वंखा ख़राब था, मैकेनिक बुलाया हुआ था उसमें। तो उसको पहले भी मना करके गए थे उस वायर को मत छेड़ना। उसमें क्या है, जो मेन ऊपर एयर कंडीशनिंग प्लांट जिसमें मैं काम कर रहा था, तो उसमें 1100 वोल्ट नहीं 11,000 वोल्ट की लाइन उठाई थी। 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी ऊपर डायरेक्ट। उस महान ने क्या किया, पंखे को टेस्ट करना था उसे, उसने 11,000 की लाइन को छील के और उसमें पंखा लगा दिया। पंखा जोर से फटा, पूरा उसका मुंह डैमेज हो गया था बहुत बुरी तरीके से, उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। और डर ये था कि अगर लाइन चालू होगी वहाँ पर, तो जो लेने जाएगा वो भी जाएगा साथ में, उसको उठाने जाएगा। बच गया कि नहीं बचा पता नहीं, हॉस्पिटल पहुँचा दिया था उसे। नहीं नहीं, ये बात है 2017 की, 17, जब पुलिस हेडक्वार्टर बन रहा था। ये वाला देखा नहीं क्या, राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर, तब की बात। हाँ हाँ वही, हाँ वही 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 वही। उस पर एयर कंडीशनिंग के प्लांट लगे हुए ना ऊपर। जैसे आप लोग जानते हो ये वाले एसी कितने टन टीआर के होते हैं। एक्चुअल में टन नहीं होता, टीआर होता है। कितने होते हैं? 1.5 टीआर, 2 टीआर। सबसे बड़ा एसी आप लोग 2 टीआर का खरीदते हो। वहाँ पर 3,000 टीआर के 2 प्लांट लगे हुए हैं, 3-3 हज़ार टीआर के। तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े एसी लगते हैं, वहाँ पर ये छोटे एसी नहीं लगते। चिलर प्लांट होता है उसमें, मतलब पूरा पावर प्लांट ही लगता है पूरा ढंग से। चलो डन, ट्रांसफार्मर हो गया। तो अब चलते हैं एक अच्छे टॉपिक की तरफ, इस चैप्टर का लास्ट अच्छा टॉपिक, रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस सर्किट बेटा एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए होती है। तो आप खुद सोच के बताओ, मैक्सिमम पावर मुझे कब मिल सकती है? मैक्सिमम पावर कब मिल सकती है? देखो, आई आर एम एस और आर एम एस को, तो आई आर एम एस और ई आर एम एस को तो आप छेड़ नहीं सकते। हाँ, कॉस फाइव वन हो जाए, और कॉस फाइव वन 90 डिग्री पे होता है, सबको पता है। अब आदत होगी तुम लोग को, टॉपिक चेंज करने पड़ेंगे। चलो देखते। अच्छा वैसे रेजोनेंस होता क्या है? बादल से पूछूं? हाँ बादल, क्या होता है रेजोनेंस? या कोई बात नहीं, रेजोनेंस बताओ क्या होता है। सर इंस्टीट्यूट का नाम है। हाँ क्या होता है बादल, रेजोनेंस? मैथ्स में? वो तो नहीं पढ़ा सर अभी। फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में बता दो, वेव में पढ़ा होगा ना। बताओ क्या होता है? आप लोगों ने इसके कई एग्जांपल्स देखे होंगे कि जब ब्रिज पे चलते हैं आर्मी पर्सन, तो उनको मना कर दिया जाता है फुट मार्च मत करो। हाँ, वरना ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? या फिर घर में सबने कम से कम माइक्रोवेव तो यूज़ किया ही होगा। तो माइक्रोवेव कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? बस खाना डाला, बटन दबाया, चलो। साइंस के बच्चे हो यार, साइंस बताओ। कैसे काम लेते हैं माइक्रोवेव? क्या? कॉइल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ फिर उससे क्या? अच्छा माइक्रोवेव में सब कुछ गर्म कर सकते हैं तो पता है आप लोगों को। तो क्या गर्म कर सकता है? हाँ अंगूर से तो फट जाएगा, बताया था मैंने। नहीं वो पूरा अलग नहीं होना चाहिए, लास्ट पॉइंट टच में होना चाहिए। पोलैरिटी जनरेट होती है, इसकी वजह से फटता है वो। हाँ वो अंगूर वाला तो बताया था मैंने। बट क्या? क्यों, स्टील के बर्तन तो लोग अक्सर डाल देते हैं। पहली बात, माइक्रोवेव में गलती से भी प्लास्टिक में कभी भी खाना डालना ही नहीं चाहिए, गलत है। ग्लास, कांच। कांच एक्चुअली में हम लोग जो डालते हैं, देखो कि कांच के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई बार क्या होता है, जो आप लो ग्रेड कांच खरीद लेते हो,
तो इसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट रह जाता है अंदर। और माइक्रोवेव सिर्फ और सिर्फ उसे गर्म कर सकता है जिसमें वाटर कंटेंट हो, वरना वो गर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि माइक्रोवेव एक्चुअली में वाटर को हीट अप करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट अप करता है। अब सोचो कांच के अंदर कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल छूट गया और उसने उसे हीटअप कर दिया तो क्या होगा, वो अंदर एक्सपेंड करेगा, और कांच कभी एक्सपेंड कर नहीं सकता, ब्रिटल चीज़ है, तो ब्रेक हो जाता है वो, इसलिए वो कांच टूट जाता है। बट बोरोसिलिकेट के कुछ ग्लासेस होते हैं जो माइक्रोवेव ग्रेड या फूड ग्रेड आप मंगाओ उसको माइक्रोवेव के लिए, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, वो भी यूज़ कर सकते हो। हाँ सिरेमिक के। प्लास्टिक करना नहीं चाहिए यूज़, क्योंकि फूड में प्लास्टिक यूज़ करना गलत है, अगर आप उसे हीटअप करें तो आपके लिए हार्मफुल है। मुझे याद नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। खैर चलो, तो एक्चुअली में बेटा वो उसमें इंफ्रारेड वेव्स रिलीज करता है, और इंफ्रारेड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की भी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये दोनों उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस की कंडीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हुए वहाँ पर हीट जनरेट करता है। तो इस वजह से माइक्रोवेव में अगर मान लो मैं एक समोसा गर्म कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसका आउटर लेयर उसमें वाटर मॉलिक्यूल कम होता है, तो देखना वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन इनर पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा हीटअप होगा। तो कई लोगों का तो होता है कि भाई ऊपर से कोई आग आ रही है जो गर्म कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, हाँ होता है, कोई कई बताते हैं ऐसे ऐसे उल्टे सीधी चीज़ें। तो इंफ्रारेड पे काम करता है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कहानी समझ गए कि दो चीज़ें अगर सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही हैं तो मैक्सिमम वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। मतलब ये कहानी कहीं ना कहीं मैक्सिमम से रिलेटेड है, ये बात समझ आ गई। चलो, तो भाई पी एवरेज अभी तक तो हम पढ़ के चल रहे हैं। पी ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव, यही पढ़ा है ना। तो ई आर एम एस चेंज कर सकते हैं ना आई आर एम एस चेंज कर सकते हैं। अगर पावर बढ़ाना है तो कॉस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कर सकते हैं, अगर मुझे पी मैक्स चाहिए तो कॉस फाइव मैक्सिमम कर सकते हैं। मतलब मैंने आपसे सीधे सीधे कहा बच्चों, कॉस फाइव इज इक्वल टू हो जाए 1, दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0, 0 पे ही होता है। अच्छा, और पाई इक्वल टू 0 हो जाए। या फिर बेटा मैं इसको बेटर, इसको ना करके मैं ये बोलता हूँ, कॉस फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आल अपॉन रूट ऑफ आल स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। आर इज इक्वल टू क्या बचा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फाइनली यहाँ से निकल के आया एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, और एक्स एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, सबको पता है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई अपॉन रूट एल सी, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। बेटा दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ना, दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई एफ होता है ना ओमेगा, दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई, अरे नहीं, यू ऑल आर करेक्ट, सॉरी, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। तो बच्चों ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, यहीं पे लिख देता हूँ 2 पाई एफ,
मुझे एफ चाहिए था तो 2 पाई डिवाइड में चला गया, 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, अब आगे बात समझ, मैंने गलत किया। चलो फॉर्मूला तो सीख लिया, प्रैक्टिकल मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। फॉर्मूला सीख लो, ये कहानी तो इतनी सी है। प्रैक्टिकल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक्चुअली में, बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अब तो हमारी यूज़ नहीं आती, पहले आती। कभी शक्तिमान देखते टाइम टीवी का एंटीना सही किया है? इसी से होता था। तुम लोगों ने नहीं किया तो मैंने इसलिए कहा पहले के टाइम यूज़ आते थे। FM रेडियो कभी यूज़ किया फ़ोन के अलावा, जो रियल डिवाइस होता था? हाँ, तो उसमें अपन एक फ्रीक्वेंसी अरेंज करते थे, वो इसी से होता था। हाँ बिल्कुल, वो इसी से एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी इससे अटैच करते थे। अपने पास नीचे वाले रूम में अगर आप लोगों की क्लास होती है तो माइक रखा हुआ है, इसमें फ्रीक्वेंसी अटैच करनी पड़ती है, वो फ्रीक्वेंसी भी इसी से अटैच करता है। मतलब घुमाने वाले बटन से जब भी फ्रीक्वेंसी अटैच कम ज़्यादा करते हो ना, वो इसी पे काम करता है, LC पे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। क्या हुआ? हाँ सही कुछ था, 94, 93.5 रेड FM ऐसा कुछ आता है। हाँ ये तो देखा हुआ है। FM सुनता कौन? नहीं, FM एक्चुअली में चलता है, अभी भी चलता है, क्योंकि जो जनरली लोग गाड़ी में चलते हैं ना, FM ही सुनते हैं। तो सिटी सिटी का तो कवरेज होता है इसका, एक सिटी तक का ही तो होता है। नहीं, जनरली सिटी सिटी तक का कवरेज है, मतलब जिस सिटी में है उस सिटी का कवरेज है। अब वो थोड़ा बहुत तो एग्जैक्टली मैप के अकॉर्डिंग थोड़ी बनाता है। ये मुझे पता नहीं है, और मुझे नहीं पता। और एक चैनल है इंडिया का जिसको पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कौन सा? FM पे भी, रेडियो पे एक चैनल है। हाँ आकाशवाणी, विविध भारती कहते हैं उसे, विविध भारती। और उसे एक्चुअली में हमारे PM ने प्रमोट करने की भी कोशिश की काफ़ी, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है। आप लोग जैसे हम लोग इस टाइम पे ये चीज़ सोचते हैं कि नॉर्मल है, क्या ज़रूरत है आज के टाइम पे ये सब सुनने की। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, जैसे मान लो किसी कोस्टल एरिया में रहते हो और वहाँ पर बाढ़ आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में रेडियो से ही आपको मैसेजेस दिए जाते हैं कि आप अपने नियरेस्ट यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ। TV चैनल पर थोड़ी एडवर्टाइज चलाएंगे, लोकल रेंज है, मुझे पता है कहाँ पर चलाना है, तो हम लोग वहीं पर डायरेक्ट सिग्नल भेज देते हैं उस एरिया में कि यहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए हैं वो इस एरिया में पहुँचने की कोशिश करें। तो इसलिए आप लोगों को पता होगा, जो लोग जो जगह भूकंप प्रभावित होते हैं वहाँ पर फर्स्ट एड में यही चीज़ बताई जाती है कि आप लोगों के पास एक रेडियो और सेल हमेशा होने चाहिए, जिसको आप सूटकेस लेकर तुरंत निकल सकते हो। तो आपको नियरेस्ट सिग्नल दे दिए जाएंगे जो भी कुछ होगा। तो हाँ ये चीज़ ज़रूरी, क्योंकि फ़ोन की बैटरी तुरंत खत्म हो जाएगी, वो चलेगा थोड़ा लंबा रेडियो। तो इसलिए उसको विविध भारती को आज भी ऑपरेट किया जा रहा है। क्या? तो बोरिंग सा तो यार, वो तो ठीक है, अब इमरजेंसी के लिए तो यूज़ किया जा रहा है ना। जैसे कि मान लो डाकघर है, आज सुना है कोई चिट्ठी लिखता है किसी को, लेकिन डाकघर को आज ही भारत सरकार ने रिवाइव करके रखा हुआ है। रीज़न? क्यों चला रहे हैं? कोई किसी को चिट्ठी नहीं लिखता, जिसको करना फ़ोन कर लेगा, चिट्ठी कौन लिखता है? नहीं, इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि डाकघर इंडिया में हर छोटे छोटे से गांव तक प्रेजेंट है। और डाकघर आपको लगता है सिर्फ चिट्ठी का काम है, वहाँ पर बैंकिंग भी होता है। तो हर छोटे से छोटे गांव तक बैंक पहुँचाने का काम एक डाकघर ने किया है, इसलिए उसको आज भी रिवाइव कर रखा है। तो गजब गजब के डाकघर है, मतलब एग्जाम। हाँ बिल्कुल पहुँचेगी, पर वो चिट्ठी लिख के ऐसे डब्बे में नहीं डालना होता, उसके साथ डाक टिकट चिपकाना पड़ता है। ऐसे डाल दोगे तो डाकिया उठा के फेंक देगा उसे, कोई कचरा डाल गया। अरे बहुत से समझदार लोग हैं आज डस्टबिन समझते हैं उसको, देख। वो रेड बॉक्स को डस्टबिन समझ के मैंने एक बार देखा था, वो चिप्स का पैकेट डाल रहा था उसमें। मतलब वाह क्या चल रहा है ये। और ज़्यादातर जगह तो खाड़ के भी लगे, पहले तो अपने स्पेसिफिक रोड पे भी एक सड़क पे लगा हुआ था रेड वाला, आप लोगों ने शायद देखा भी ना देखा हो, छोटे रहे होंगे।
अब तो उखाड़ के ले गए उसको। हाँ तो पोस्ट बॉक्स हटा दिए, अब पोस्ट ऑफिस बचे हैं बस। आपको अगर जाना है तो नियरेस्ट ऑफिस चले जाओ, क्योंकि अब लेटर कोई लिखता ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि हर कोई लेटर लिखता था तो उसमें पोस्ट डाल देता था, फिर डाकिया आता था वहां से उठा के 7 दिन में एक बार ले जाता था सारे लेटर, फिर वो अपने अपने नियरेस्ट जगह पे पोस्ट कर दिए जाते थे। तो इसलिए होता था, अब तो कोई लिखता ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है। तो अब सिर्फ पोस्ट ऑफिस बचे, पोस्ट बॉक्स नहीं बचे, बॉक्स खत्म हो गया। तो रेड कलर का बॉक्स होता था। हाँ बालक। हाँ वो आपको रिसीविंग के काम आता है ना, आप भेजते थोड़ी हो। और अब आपको भेजना भी होगा तो आपको रोज रोज तो पोस्ट का काम होता नहीं है, इसलिए लेटर बॉक्स की जरूरत है नहीं, आप पोस्ट ऑफिस जाके भेज भेज सकते हो। तो जनरली लोग अब पोस्ट ऑफिस जाके भेजते हैं। पहले आपको पता है मेरे टाइम पे भी मैंने जे मेंस वगैरह का जो फॉर्म भरा है वो स्पीड पोस्ट ही किया जाता था। फॉर्म से स्पीड पोस्ट किया जाता था, तब तो ऑनलाइन भर जाता है, पहले वो स्पीड पोस्ट किया जाता था उनको। फॉर्म भर कर स्पीड पोस्ट करो फिर। और जबकि ऑनलाइन भरा जाता था, ऑनलाइन भर के उसका प्रिंट आउट निकालो फिर उसको स्पीड पोस्ट करो। मेरे टाइम पे पहले ए आई ट्रिपल ई था, बाद में जेई मेंस था। 2 अटेम्प्ट थे मेरे, 12-13। मेरे टाइम पे चेंज हुआ था। टेलीग्राम जो होता था वो एक अलग चीज़ थी। ये अभी हाँ। क्या? हाँ, उसको फ्रांस ने पहुंचा दिया जेल में। रीज़न कुछ और है उसका। मतलब रीज़न रियल है और ये होना भी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स टेलीग्राम में आ रही थी उस चीज़ को ज़रूरी था बंद करना। बाकी लोग इसको ये चीज़ करके मतलब रशिया बोल रहा है कि वो रशिया के थे इसलिए ऐसा किया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। रशिया का ऐप था ना टेलीग्राम, पर ऐसा नहीं है इसका रीज़न। इसका रीज़न बस यही है कि हाँ गलती थी टेलीग्राम वाले की, क्योंकि उस पर कंटेंट हर तरह के थे। जो चीज़ें बैन, हाँ जो बैन होनी चाहिए कंटेंट वो चीज़ें भी रखी हुई टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल उनको बैन करना ही चाहिए था। लाइक सोचो आप किलिंग वगैरह की सुपारी ले रहे हैं टेलीग्राम पे, ये चल रहा है हाँ, ये चीज़ें चल रही थी उस पर, बैन करना ज़रूरी था। इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है ना अभी उसको बैन करने के चक्कर में ही। हाँ, नहीं टेलीग्राम बैन होगा तो नुकसान बहुत है। हाँ हाँ, बट तुम जो टेलीग्राम पूछ रहे हो कुछ और है, मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ अभी। ये पुराने टेलीग्राम की बात कर रहा है, पहले जो टेलीग्राम यूज़ होते थे। तो ये फास्ट चिट्ठी पहुंचाने का एक मेथड था। और इसमें क्या है, आपके वर्ड्स के पैसे लगते थे, पर वर्ड के पैसे लगते थे। हाँ, एक्चुअली में उसको कोशिश करो कि जितना कम से कम में लिख सकते हो तुम, क्योंकि चार्जेस बहुत हाई थे उसके टेलीग्राम के। लेकिन ये फास्ट पोस्ट की तरह काम करता था, मतलब 1-1.5 घंटे में जहाँ पर पहुँचाना है तुम्हें मैसेज वहाँ पहुँच सकता था। तो इसलिए, और इसमें करते क्या थे कि जैसे 26 वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, 26 लेटर्स ही हैं, 26 लेटर्स। अरे इंग्लिश में 26 लेटर ही है ना, 26 लेटर्स। तो सबके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बना दी गई, और एक एक फ्रीक्वेंसी को मैसेज किया जाता था एक एक बार। तो वहाँ पर वो मैसेज को डी कोड करते थे फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर उसको लिखते थे पेपर पे, फिर उसको पहुँचा देते थे कि ये मैसेज आया तुम्हारा। नहीं वो इंग्लिश में ही होता था ट्रांसमिशन। ठीक है, उसको ट्रांसलेट वो लोग कर दिया करते थे पोस्ट ऑफिस में, बट वो संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में मेरे हिसाब से नहीं था, हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में ही था। बाकी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी टेलीग्राम यूज़ किया नहीं वो। हाँ मेरे पापा लोगों ने क्या, कभी पूछूंगा। तो ये था टेलीग्राम का। हाँ लेटर ज़रूर लिखवा जाते थे हम लोगों से। टेलीग्राम बंद हो गया तब 10th में, 12th में थे तब बंद हुआ था शायद टेलीग्राम, या 2015 में बंद हुआ है लास्ट टेलीग्राम, देखना कब बंद हुआ था। 2015 या 16 में ऐसा कुछ बंद हुआ है। एक ही स्टेशन बचा था दिल्ली में लास्ट, तो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब टेलीग्राम सर्विस बंद कर रहे हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना, यूजलेस था। चलो फटाफट अब इस रेजोनेंस सर्किट को समझ के कहानी खत्म करेंगे, एक बार देख लो खत्म करते हैं। 13 में हुआ था ना। हाँ तो 13 में, हाँ ठीक है, 13 में ही हुआ होगा। तो उस टाइम ज़रूर लोगों की लाइन लग गई थी टेलीग्राम भेजने के लिए कि लास्ट टाइम हम लोग यूज़ कर लेते हैं।
काफ़ी लाइन लगी थी। हाँ, दिल्ली में लोग ज़्यादा फालतू भी बैठे हुए हैं, ये सच है। हाँ। कौन है? अच्छा, बादल दिल्ली से? हाँ, ये रही दिल्ली से। चलो। नहीं, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली नहीं था हस्तिनापुर। दिल्ली इंद्रप्रस्थ था। हस्तिनापुर यहाँ पर, आपको पता है हस्तिनापुर का जो काफ़ी एरिया पड़ता है, जो उस टाइम हस्तिनापुर हुआ करता था, मेनली तो एरिया पड़ता है आपका यहाँ पर अ, हरियाणा के साइड। हरियाणा के साइड। हाँ। और आपको पता है बहुत सारा एरिया जो कुरुक्षेत्र का था वो अपने जयपुर में पड़ता था। उसके एविडेंस है जयपुर में बहुत सारे। और जो भीष्म पितामह जहाँ पर धराशायी हुए थे वो एरिया जयपुर में ही है। अ, आप लोग सर्च करना, एक बाणगंगा रिवर राजस्थान में बहती है। तो ये बाणगंगा जब भीष्म पितामह धराशायी हुए थे उस वक्त उत्पन्न की थी अर्जुन ने। वान से मार के गंगा उत्पन्न की थी। अब तो रिवर आज से 10 साल पहले के आसपास सूख गई है, पर अभी तक वो थी। राजस्थान में रिवर? मैं राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहा था, दिमाग खराब हो गया, जाने 100-150 से ऊपर रिवर है। इतनी रिवर है राजस्थान में। वहाँ पता ही नहीं क्यों डेजर्ट बोलते, मैं दिमाग खराब हो गया, तो डेजर्ट बोलते क्यों है? अजीब अजीब सी रिवरें चल रही है, पता नहीं क्या, कभी कौन से, इनके नाम भी नहीं सुने। और एक तो एंशियंट रिवर है इंडिया राजस्थान में जो, हाँ, नहीं, एंशियंट रिवर सबसे पुरानी रिवर इंडिया मतलब जो है वो राजस्थान से ही बहती थी, सूख गई, वो भी गायब हो गई है। हाँ, सरस्वती नदी, जिसको आज के टाइम पे घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, दैट इज नोन एज घग्गर नदी। बट सरस्वती नदी राजस्थान से निकलती थी। हाँ। और चलो फिर कभी और बताऊंगा, अभी इस पे चलता हूँ। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट की ये कहानी समझ आई पहले। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन पे मैंने देखो एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दिया। अच्छा, एक्सएल और एक्सी को बराबर कैसे कर सकते हैं? कॉमन सेंस से। ओमेगा को इस हिसाब से अरेंज करो कि एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए। ओमेगा को इस हिसाब से अरेंज करो कि एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए। बट ओमेगा तो समझ नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी को तो अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को इस हिसाब से अरेंज करो कि ये एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब कि देखो अब एक्सएल एक्सी ऐसे समझ नहीं आ रहा कैसे बराबर करें। तो देखो, मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखूं, जैसे मान लो मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है। ठीक है, इसमें एल की वैल्यू कुछ है, आर की वैल्यू कुछ है और सी की वैल्यू कुछ है। तो मुझे पता है एल की वैल्यू मान लो 1 मिनट के लिए 90 है, और सी की वैल्यू क्या रख दूँ, कुछ भी रैंडमली ले रहे हैं, 1/45 रख दूँ। ठीक है, इसमें उठा के रख दो फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट 2 हो जाएगा ये। मतलब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1/2 रूट 2 पाई रख दी तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। सिंपल। यानी वो सर्किट कैसा बन जाएगा? रेजोनेंस सर्किट। और जैसे ही रेजोनेंस सर्किट बन गया, पावर मैक्सिमम हो जाएगा। पावर मैक्सिमम। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तो आप जेड इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास? √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा? सिर्फ आर। मतलब उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस किसकी वजह से मिल रहा है मुझे? आर की वजह से। एक्सएल और एक्सी की वजह से रिएक्टेंस मिलेगा ही नहीं कुछ भी। यानी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब फेज डिफरेंस भी कितना आ गया यहाँ पर? 0 हो गया ना। ये तो अज्यूम किया था अपन ने। फेज डिफरेंस भी कितना आ गया यहाँ पर? 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू 0 और पावर मिली मैक्सिमम। दूसरी बात, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या मिली मुझे? मिनिमम मैक्सिमम। जेड की वैल्यू मिनिमम मिली है मुझे, क्योंकि इसमें एक भी फैक्टर बड़ा होगा तो आर में कुछ ना कुछ सम ही होगा, है ना। एक भी फैक्टर बड़ा होगा, चाहे सी बड़ा हो चाहे एल बड़ा हो, तो ये आर की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पर जेड क्या मिला है? मिनिमम। पावर मैक्सिमम। और आप जरा सोचो, आई इज इक्वल टू, आप क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, अपॉन आर बोलते हो। सोच के देखो। और अगर सॉरी, एसी की बात करें तो जेड बोलते हैं। एसी की बात करो तो जेड बोलते हैं। और जेड अगर मिनिमम मिलेगा तो आई कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। मतलब इसी सिचुएशन पे मुझे करंट भी कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। बोलो, ये बात भी समझ आई?
अब इन सब के ग्राफ बनाने पड़ते हैं अपन को, सबके फ्रीक्वेंसी के साथ, जेड का, आई का, आर का। तो बनाना शुरू करो, देखते हैं, बनाओ। एक ग्राफ मैं बना देता हूँ, बाकी सब आप लोग बनाओ फिर, सिंपल सा, क्योंकि वो ग्राफ मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए बना देता हूँ। ठीक है, तो जो ग्राफ बताया हुआ वो बना देते हैं। कौन सा? एक्सेल एक्सी वाला बताया हुआ है मैंने आप लोगों को पहले, याद है? ये होता है आर, ऐसा कुछ, आर की वैल्यू इधर ओम लिख देता हूँ मैं, और ये होता है एक्सी, 1 अपॉन में था ना ये, और ये था एक्सएल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जहाँ पर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, इसी को अपन ने क्या बोला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट बोल दूँ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक वो वैल्यू है जहाँ पर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, तो मैंने इंडिकेट कर दिया। अब आपको करंट के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, पावर के साथ, जेड के साथ, ये बनाना है। शुरू हो जाओ, यूज योर IQ। हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये एक्स सी है बेटा, एल नहीं है। जो कर्व वाला है ना, सी जैसा दिख रहा है, वो एक्स सी है। क्या? हाँ, पी मैक्स आई मैक्स, ये सब रेजोनेंस पे मिलता है मुझे, इसलिए लिखा था। रेजोनेंस पे पावर भी मैक्सिमम मिलती है, करंट भी मैक्सिमम मिलता है। क्या? जेड, पी, आई, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, तीनों के अलग है। देखो पावर और करंट का तो सेम बनने वाला है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं EM वेव स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को, 2 टॉपिक पढ़ाकर। एक तो क्यू फैक्टर, और एक याद दिलाना मुझे, AC जनरेटर, ये बताना था ना। ये 2 फैक्टर पढ़ा के, 2 टॉपिक पढ़ा के फिर EM वेव्स चालू कर दें। अब आपके पास कितने चैप्टर्स बचे हैं पढ़ने के लिए? EM वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर, अरे सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अच्छा, EM वेव पढ़ने से पहले एक बार हो सके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक, मतलब गॉस लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों टॉपिक पढ़ के आना, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, वरना फिर याद नहीं रहेगा, फिर रोओगे। ठीक है, तो वो देख के आना एक बार। ठीक है, बनाया किसी ने ग्राफ? अब वो तुम लोग को सोचना है ना, ग्राफ बनाना। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, एक फ्रीक्वेंसी एफ पर, ये तो इस कर्व में लेते, लेकिन एक एफ नॉट पे कहीं ना कहीं आई की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए थी। ये तो इनफाइनाइट हो जा रहा तुम्हारा। नहीं बना किसी का भी।
अच्छा ये F0 पर जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर मैं F0 पर R बोलूँ तो बेटा यही यहाँ पर Z भी तो होगा F0 पर, ये तो था Z इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर Z के बराबर होगा, हर जगह नहीं, यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अब पहला ग्राफ मैं बना देता हूँ, देख लो फटाफट करंट वाला। इसको नेगेटिव में तो बनाया नहीं मैंने यार, नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा है ना, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव भी तो होती है, होते हैं ना फ्रीक्वेंसी नेगेटिव। 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कैसे नेगेटिव पहुंचाओगे? अब प्रैक्टिकली सोचो, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, -1 साइकिल कंप्लीट करके दिखा सकते हो फिर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में नहीं जाएगा। और ये बना करंट का ग्राफ। ये कहाँ पर है मैक्सिमम? F0 पर, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अगर ऐसे समझना है तो इसमें क्या नाम से काम मर गया, F की वैल्यू मतलब LC की वैल्यू उसमें पुट करो Z वाले इक्वेशन में, और I में, फिर I की वैल्यू निकालो, स्क्वायर रिलेशन आता है, पैराबोला की इक्वेशन बनती है। और खुद कॉमन सेंस से सोचो ना, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? I की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिल रही थी? अभी तो समझाया था मैंने, F0 पर देखो मैक्सिमम मिल रही है। इसके अलावा चाहे आप एक्सेल बढ़ाओ चाहे कम करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ चाहे कम करो, क्या फ़र्क पड़ेगा? करंट कम ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? सेम टू सेम पावर का बनेगा। ठीक है, पावर का भी सेम टू सेम लास्ट, हाँ Z का उल्टा होगा, यही पैराबोला उल्टा बना देना, और F0 पे क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी Z की। ठीक है, क्या कर दिया ये, उल्टा अलार्म टाइम कितना सा पढ़ा आज अपन? चलो आराम आराम से पढ़ना हो गया। इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर मेरा मन करेगा तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखो न्यूमेरिकल, इसमें वो बैंड विड्थ और ये सब भी आता है अगर चाहे तो, बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी सब निकलते हैं इसमें, इसमें वो सब भी निकाल सकते हैं। जो पूरा आपने उसमें वेव में पढ़ा होगा ना, साउंड में बैंड विड्थ वगैरह निकालना, वो सब इसमें भी निकलता है। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम लोग को ध्यान ही नहीं होगा बैंड विड्थ वगैरह क्या था, सब भूल भी होंगे। हाँ, बस तो फिर बहस करना ठीक नहीं है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस E एंड करंट I flowing through flowing through flowing through the AC circuit is given by E is equal to इक्वेशन लिखो 5 cos omega t minus pi by 6 and I is equal to minus pi by 6 and I is equal to, अच्छा वोल्ट में था है ना, और I is equal to 10 sin omega t एम्पियर। फाइंड द एवरेज पावर। अच्छा अगर सिर्फ पावर पूछा जाए, याद रखना, जैसे अपन ने मैंने बोला था, अगर सिर्फ पोटेंशियल लिख कर दे या सिर्फ करंट लिख कर दे तो आप समझ लेना एसी में हमेशा उसने IRMS और VRMS की बात करी है। लेकिन अगर पावर दिया हो, सिर्फ पावर लिख कर दिया हो, क्लियर नहीं क्या इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, तो आप खुद अपने दिमाग में सोच लेना कि वो क्या होता है,
एवरेज पावर दे रखा है उसने, ठीक है, चाहो तो लिख लो कि अगर पावर कभी भी दिया हो सिंपल, तो आप ये समझ जाना कि उसने क्या पूछा है आपसे, एवरेज पावर, या दिया हुआ क्या है एवरेज पावर। 25√3/2 मैं पूरा कैलकुलेट करूँ बैठकर। गुड गर्ल। अरे निकालो, मेरे को क्या पता। क्या बताया तुमने 25? नहीं, गलत है। √3 तुम्हारा ज़्यादा आ गया, √3 नहीं आना चाहिए। सबसे पहला काम तुम लोग को फेज डिफरेंस निकालना है, और फेज डिफरेंस निकालने में ये सोचो कि एक साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, सीधा मत निकाल देना, दोनों या तो साइन बनाओ या दोनों को कॉस बनाओ, तब फेज डिफरेंस निकालोगे। आसान सा प्रश्न था, ऐसा ही आता भी है इसमें। क्या हाई फाई बनाएंगे। हाँ, हाई फाई क्वेश्चन इसका बन सकता है, इससे बैंड विड्थ से। है, किसने कहा? अभी बताऊंगा, मैं ऐसा छोड़ने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो। क्यू फैक्टर पढ़ाऊंगा तब पूरा बताऊंगा फिर। एक तो चैप्टर है 12th में जो आप लोगों को थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, सबकी शक्ल थोड़ी सी शांत दिख रही है इसमें, इसको तो पढ़ा ही देंगे। बादल आ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये चैप्टर भी तो नहीं लग रहा तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा? नहीं। फिर ठीक है। आंसर 12.5 जूल। ठीक है ना, 12.5 जूल आ गया सबका। खेल देना एक बार। तो क्या आया? इसने यूनिट भी नहीं लिखी होगी। लिखिए, अब लिखने वाले थे। कहाँ गया मेरा स्केल? हाँ, ये लिख लिया। अब लिख लिया सबने। सबको पता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, मैंने एक एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करवाया था, वो न्यूमेरिकल का नंबर लिख रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? कौन सा क्वेश्चन नंबर था न्यूमेरिकल? वो एलसीआर सर्किट वाला निकालो, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। फर्स्ट लाइन पढ़ के बता दो सबको। जिसमें R इज इक्वल टू 300 ओम करवाया मैंने, एलसीआर का क्वेश्चन करवाया ना। सेम क्वेश्चन आपको वापस लिखना है, तो लिखना तो अब पूरा है नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल देना अपने पेज में, और लिख लो उसमें फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस कंडीशन। फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस कंडीशन। सेम क्वेश्चन में क्या फ्रीक्वेंसी हो कि वो रेजोनेंस सर्किट बन जाए, वो एलसीआर सर्किट था ना, क्या कंडीशन हो कि वो एक रेजोनेंस सर्किट बन जाए। हाँ, उस क्वेश्चन का नंबर डाल दो ना आगे। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट। पहले ये वाला तो करवा दूं मैं, क्या आया आंसर इसका। देखो आपको क्या क्या इक्वेशन दी हुई थी अभी इस वाले में, तो बताओ क्या दे रखा है जो भी करवा रहा हूँ। 5 cos ω t, ये किसकी वैल्यू है? हाँ, और आई की क्या है? sin ω t। ठीक है। देखो एक्चुअली में हम हमेशा ईएमएफ से कंपेयर कर रहे थे, हमेशा ईएमएफ से। एक काम करो ना, कॉस बना दो उसको भी, कौन मना कर रहा है? इसको भी कॉस बना सकते हैं। तो आई इज इक्वल, आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 cos π/2 - ω t, या ω t
प्लस पाई बाई टू लिख दूँ, लिख सकता है ना, cos पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी दैट इज साइन, तो माइनस हो जाएगा। नहीं कुछ बच्चे बता रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ उनकी बात। क्या लिखा जा सकता है बताओ जल्दी, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, नहीं तो यार इसको कन्वर्ट करने से फायदा नहीं, इसी को कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। साइन वाले को क्या करोगे, क्या लिखोगे, cos पाई बाई टू 90 माइनस थीटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस हो जाएगा, ओमेगा को माइनस थोड़ी रखना है। एक काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं फिर, E इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5 साइन, क्या क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई टू साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास पाई बाई 3, तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। देखो कन्वर्ट दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेज डिफरेंस कितना आया पाई बाई 3 का, पूछा क्या गया आपसे, पावर, पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस पाई बाई 3 अपॉन 2, या फिर आर एम एस भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करना, ई नॉट आई नॉट डायरेक्ट दिख रहा है। तो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, और कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 60 दैट इज 1/2, और ये आंसर आ गया मेरे पास 20/4, सॉरी 50/4 दैट इज 12.5 जूल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पता नहीं, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है ये वाला हो गया। हाँ कैलकुलेशन इसकी आती है हमेशा, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आएगा ही, रेजोनेंस सर्किट, पता नहीं मुझे, पता नहीं आंसर, सॉल्व करेंगे। तीन आ रहा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मैंने फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो 1/2 पाई रूट LC तो रखना है, L की वैल्यू और C की वैल्यू जो भी हो निकाल दो। LCR सर्किट गिवन थी, बताओ L क्या दे रखा है, तो अब मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालना था 1/2 पाई रूट, L की वैल्यू क्या दे रखी है 60, तो 10⁻³ इंटू और 0.5 इंटू 10⁻⁶ और 6×30 303, तो √3, तो 1/2 पाई √3, और ये दोनों मिलके बन गए बच्चों 10⁻⁹, तो इसको 0.3 कर देता हूँ, और ऊपर बाहर आके 10⁴ बन जाएगा, माइनस आता 10⁻⁴ बाहर निकलता, उसको ऊपर भेज दिया, प्लस का 4 बन गया। ठीक है, इतने क्या होगा, क्या होता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी से अगर मैंने उसमें करंट, सॉरी इस फ्रीक्वेंसी से अगर मैंने फ्लो करवाया है, तो वहां पर मुझे मैक्सिमम पावर मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। 9 था ना, वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 और 3 की वजह से पावर 9 बना ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 30 हाँ, गुड गर्ल, गुड गर्ल। यहाँ पर पॉइंट नहीं है बेटा, 0.3 नहीं आएगा, 3 आएगा। एक्चुअली में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा ना ये, तो 30 होगा, तो 3 छोड़ दिया, 10 को इसमें बैलेंस कर दिया, तो -8 बचता, वो ऊपर जाके प्लस का 4 तो बन गया, पॉइंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में मिल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, आए भी हैं, मिल क्या सकता है। नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का कब है, क्या 15 सितंबर को, कौन से चैप्टर का, तो मेरे से पूछ क्यों नहीं रहे तुम लोग, AC भी दे देता हूँ, अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना, पता चलेगा, चिंता मत करो। सर कौन सा टॉपिक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद सब, नहीं उसके बाद का सब, उसके बाद का टेस्ट थोड़ी दिया अभी तक,
हाँ तो क्या दिक्कत है, तीन ही चैप्टर तो हैं, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी। और ईएमआई तो बहुत मस्त चैप्टर है अभी। ईएमआई वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ईएमआई इजी था, ये चैप्टर भी इजी चल रहा है। नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रहने देता हूँ। हाँ सॉरी, हाँ ये दे रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हाँ ये दे रहा हूँ। और मैग्नेटिज्म दे दूँ, हटा दूँ, मैग्नेटिज्म हटा देता हूँ। वैसे भी दूंगा तो है नहीं क्वेश्चन, उसका फायदा नहीं है, क्या ही क्वेश्चन दूंगा उसके, थ्योरी तो बची है। मैग्नेटिज्म हटा रहा हूँ, जिसमें पैरामैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ा था ना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, वाला पार्ट हटा रहा हूँ। हाँ, ईएमआई आएगा और एसी आएगा, ठीक है। अरे आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हटा रहा हूँ, ठीक है। 15th को टेस्ट बनाते हैं इस बार अच्छा पेपर। अरे नहीं, रुको, तुम लोगों के एक पुराना चैप्टर रखता हूँ और एक नया रखता हूँ, रुको। करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दो, मैं सोच रहा हूँ पोटेंशियल वाला, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड ईएमआई, 2 ही चैप्टर बस। एक बार मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, फाइनल नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग तय कर लो। मैं ऑप्शंस देता हूँ कौन कौन से, या तो कैपेसिटेंस और ईएमआई का एक साथ, और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ एसी, ईएमआई और मैग्नेटिज्म। ऐसा तो कम से कम कंपटीशन बनना चाहिए ना, दोनों टॉपिक्स में कंपटीशन बनना चाहिए, ताकि तुम लोग डिसाइड करने में थोड़ा परेशान हो। हाँ, एक ऑप्शन और है मेरे पास, ऑप्टिक्स भी तो है। हाँ, हाँ तो नहीं, पहले वाले ऑप्शन में ऑप्टिक्स भी जोड़ रहा हूँ। ऑप्टिक्स, पोटेंशियल और ये वाला ईएमआई, ठीक है। ऑप्टिक्स, पोटेंशियल एंड ईएमआई, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एसी वाला, पूरा यहाँ तक, तो आप सोच लेना, ट्यूसडे को डिसाइड करेंगे, अभी नहीं। इसमें ऑप्टिक्स में 5 ही क्वेश्चन की ऑप्टिक्स में, वेरी गुड। तो तुम लोगों ने ऑप्टिक्स के पेपर में ऐसा क्यों, मतलब गड़बड़ क्यों की? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं किया था लास्ट के 5-6 ट्राई? बहुत आसान दिए थे लास्ट के 5-6 क्वेश्चन, लास्ट के 6 क्वेश्चन जो दिए थे ना मैंने, बहुत आसान दिए थे उसमें। क्या हो गया? नहीं ऐसा कुछ, मेरे को आती थी मतलब क्या तुमको मेरे को आती नहीं है। बेटा मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते, हाँ 12वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, अब तक क्या लगता है नहीं आती होगी। और इसने तो पढ़ा भी ऑप्टिक्स मेरे से थोड़ा बहुत,